विक्रमास एडुटेक चैनल पर एनसीईआरटी सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है कि हम क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी आज अभी कर रहे हैं। ये चैप्टर 5 है, डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इसका लास्ट पार्ट आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आई होप आप सभी ने पुराने जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं अभी तक के वो सारे कर लिए होंगे। इसके बाद कल से हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो है हमारे इंडिया के बारे में, है ना, आवर लैंड इंडिया, हमारा देश भारत के बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। और यहाँ पर अभी क्या है, तो आज हम फिनिश कर लेते हैं डोमेन्स ऑफ द अर्थ, यानी लास्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट, सेकंड लास्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है विक्रमास एडुटेक को। और साथ में आपको क्या करना है, क्लास का लिंक शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, डिस्कशन करने हैं, सबको बताना है कि एसएससी विक्रमास चैनल पर एसएससी की लाइव प्रिपरेशन होती है, विक्रमास एडुटेक चैनल पर एनसीईआरटी मिलती है, और विक्रमास आईएएस चैनल पर आपको पता चलता है अगर आप स्टेट पीएससी या फिर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल आपको उस चैनल पर मिलता है। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इससे पीछे का आपने सारा पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। जहां हमने सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में जाना था, हमने लिथोस्फीयर के बारे में जाना था, हमने समझा था कि हमारा जो अर्थ है जिसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है, उसमें लाइफ कहाँ पॉसिबल है, बायोस्फीयर में पॉसिबल है। मैंने आपको बताया था 3 सर्कल्स बना करके कि अगर एक को एटमॉस्फेयर मान लेते हैं, एक को लिथोस्फीयर मान लेते हैं और एक को हाइड्रोस्फीयर मान लेते हैं, तो ये बीच का पोर्शन है जो तीनों सर्कल्स का कॉमन है, ये है बायोस्फीयर। ये बहुत नैरो यानी बहुत पतला सा संकीर्ण सा एक क्षेत्र होता है जहां पर लाइफ पॉसिबल होती है, जहां पर जीवन पॉसिबल होता है, जीवन चलता है, क्योंकि यहाँ पर हवा भी है, यहाँ पर मिट्टी भी है, यहाँ पर पानी भी है, और सारी चीजें कैसे हैं, बैलेंस्ड वे में है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने सातों कॉन्टिनेंट्स के बारे में देख लिया था। आज हम शुरू करेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। हाइड्रोस्फीयर ये 2 शब्दों से मिलके बना है। हाइड्रो, हाइड्रो यानी वाटर, ठीक है, यानी पानी, और दूसरा आपका हो गया स्फीयर। तो स्फीयर तो आपको पता है कि कोई भी गोलाकार चीज, कोई भी गोलाकार वस्तु जो होती है उसको स्फीयर कहते हैं। तो यानी एक स्फीयर एक गोलाकार वस्तु जिसमें कि पानी की उपस्थिति है, तो उसको कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। तो देखिए, आपको सबको पता है कि जो हमारी धरती है उसे ब्लू प्लैनेट या फिर नीला प्लैनेट कहा जाता है। क्या कारण है कि उसको हम ब्लू प्लैनेट करते हैं? क्योंकि जो हमारा धरती है उसमें 71%, 71% जो है, 71% से ज्यादा पानी है। यानी अगर मैं इस डब्बे को एक मान लेती हूँ कि ये अर्थ है, इसको 100 पार्ट्स में, तो 10 में कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो अगर 10 भाग यानी एक भाग में मैं 10 मानती हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी इतना पानी है। अब आप खुद से सोचिए कि अगर मैं अभी आपको बोलती हूँ कि यहाँ पर इस डब्बे में आपको कौन सा रंग दिख रहा है, ठीक है, अगर मैं इस डब्बे का आपको दिखाती हूँ और आपसे कहती हूँ इस पे कौन सा रंग दिख रहा है, तो पहली बार में आप कहेंगे लाल, है ना। क्यों? क्योंकि ज्यादातर 70% भाग इसका पानी है। तो ऐसे ही धरती का है, धरती पर 70% जो भाग है वो पानी का भाग है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब पानी, धरती जब आसमान से देखी जाती है तो वो दिखने में नीली दिखती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ पर पॉइंट समझ में आया होगा कि हमारे प्लैनेट को, धरती को, अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है। उसके पीछे कारण है कि उसमें 71% से ज्यादा पानी की उपस्थिति है। ठीक है, अगर मैं पानी कह रही हूँ, ठीक है, वाटर यानी पानी की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो पानी का मतलब सिर्फ वो पानी नहीं जो आप पी रहे हैं, वो पानी नहीं जो नदी में दिख रहा है, जो आपको समुद्र में दिख रहा है, सिर्फ उतने ही पानी की बात नहीं है। पानी की अगर बात हो रही है तो पानी वो भी है जो ग्लेशियर्स में है, ठीक है, पानी वो भी है जो हवा में है, वाटर वेपर के तरीके से। ठीक है, तो ये सारा कुछ, सारा पानी मिला के जो पानी हमें इजीली अवेलेबल है, वो पानी जो ग्लेशियर्स में जमा हुआ है, वो पानी जो हमारे वातावरण में आपके पानी के ड्रॉपलेट्स बनके, वाटर वेपर बनके, भाप के कण बनके हमारे वातावरण में जो उपस्थित है, ये सारे ही पानी मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं हाइड्रोस्फीयर।
ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, तो आपके समुद्र में, नदियों में, आपकी लेक्स हो गई यानी आपकी नहरें हो गई, आइस ग्लेशियर्स में, अंडरग्राउंड वाटर। अब भाई जमीन के नीचे भी तो पानी है, जैसे आप ट्यूबवेल की हेल्प से, जैसे आप पंप के हेल्प से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारे वाटर का ही सोर्स है। और इसके अलावा वाटर वेपर्स यानी भाप के कण जो हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे वातावरण में उपस्थित है, ये सब मिलके बनाते हैं हाइड्रोस्फेयर। तो आज के बाद अगर हाइड्रोस्फेयर की बात आएगी तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि पीने वाला पानी, नदी का पानी, नहरों का पानी या फिर आपका समुद्र का पानी, सिर्फ यही हाइड्रोस्फेयर है। ठीक है, जो आपको नहीं दिख रहा है इस वक्त भी आपके वातावरण में उपस्थित है, जो नहीं दिख रहा, जो नीचे लिथोस्फेयर के नीचे प्रेजेंट है, या जो अभी नहीं दिख रहा ग्लेशियर्स में बंद है, वो सारा पानी भी हाइड्रोस्फेयर का पार्ट है। ठीक है, चलिए, अब अगर मैं बात करूं धरती की, धरती में हमने कहा 70% भाग जो है वो पानी है। ठीक है, 70% भाग पानी है। इस 70% का 97% ये कहाँ है? ये समुद्र में मिलता है। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, धरती पे जितना पानी है उसमें से 97% पानी समुद्र में है, जो खारा पानी है। क्या आप उसे पी सकते हैं? नहीं पी सकते। फिर उसके बाद हम दूसरे स्टेप पे जाते हैं कि इसके बाद जो पानी बचता है, यानी कितना बचा? 3%, है ना। 3% में से भी लगभग 2-2.5% पानी आपका ग्लेशियर्स की फॉर्म में जमा हुआ है। 2% पानी। ठीक है, कितना? 2% से थोड़ा सा ज्यादा पानी ग्लेशियर्स में जमा हुआ है, आइस के बर्फ के परतों में बंद है। आप वो भी पीने के लिए नहीं मिल रहा। पानी कितना है धरती पर? 1% से भी कम पीने का पानी धरती पर है। ठीक है, कितना? 1% से भी कम पानी पीने के लिए है, हमारे दैनिक उपयोग के लिए है। और हमें लगता है कि हम तो ब्लू प्लैनेट है। यही कारण है कि पानी की कमी रहती है। पानी को बचाना चाहिए, क्योंकि पानी तो बहुत आयत में हमारी धरती पर 70% से ज्यादा सिर्फ पानी ही पानी है। ऊपर से देखो तो सिर्फ पानी नजर आता है, जमीन दिखती नहीं है। लेकिन क्या होता है, उसमें से 97% यानी 72-71% का 97% पानी ऐसा है जो समुद्र में है, जो खारा है, जिसे हम पी नहीं सकते। इसके बाद जो बचा हुआ पानी है वो कैसा है? वो हमारे आपका बर्फ में दबा हुआ है, ग्लेशियर्स के अंदर है, वो भी हमें नहीं मिल रहा। 1% से कम पानी ऐसा है जिसको पीने के लिए अवेलेबिलिटी है। तो पानी को बचाइए, इसीलिए कहा गया है पानी ही जीवन है। ठीक है, तो बहुत छोटा सा परसेंटेज, वेरी स्मॉल परसेंटेज वाटर इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज। तो फ्रेश वाटर बहुत कम है इंसान के इस्तेमाल के लिए। यही कारण है कि भले ही हम ब्लू प्लैनेट है, हम नीला ग्रह हमें कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह कहा जाता है धरती को, लेकिन फिर भी यहाँ पानी की कमी रहती है। आई होप ये पॉइंट आप सबको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ओशंस यानी बात कर लेते हैं दुनिया के मेजर समुद्र की। तो देखिए, समुद्र मैंने बताया 97% वाटर, 97% हाइड्रोस्फीयर का सिर्फ समुद्र है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि धरती पे जितने भी समुद्र हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कोई कहता है कि क्या सारी नदियां जुड़ी हुई है, नहीं जुड़ी हुई। यही कारण है कि हमें इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं, जहां हम एक नदी को दूसरी नदी से नहरों के माध्यम से जोड़ते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि ओशंस क्या जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल धरती पर मौजूद सारे के सारे समुद्र आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है। और इनका पानी हमेशा चल रहा है, चलायमान है ना। समुद्र का जो पानी है वो चलायमान है, एक जगह नहीं रुकता है। 3 तरीके के जो चाल, 3 तरीके के मूवमेंट जो पानी में, समुद्र के पानी में होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? वेव्स यानी उसमें लहरें आती हैं, है ना, आप सभी ने देखी है। टाइड्स आते हैं यानी ज्वार भाटे आते हैं, ज्वार भाटा आता है ना। इसके अलावा ओशन करंट यानी समुद्र में जो होते हैं वो कुछ करंट भी उसमें मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये पानी मूव करता है। ठीक है, तो लहरें या तरंगे
दूसरा हो गए ज्वार भाटे, और तीसरी तरीके का जो पानी के मूवमेंट होता है समुद्र के पानी का, वो होते हैं ओशन करंट या समुद्री करंट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए 5 मेजर समुद्र है धरती पर। कैसे है, इधर से देख लेते हैं। पैसिफिक ओशन, पैसिफिक जिसे प्रशांत महासागर कहते हैं, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर कहते हैं। फिर अटलांटिक हो गए, इसका नाम आप मुझे बताइए हिंदी में क्या कहते हैं। इंडियन ओशन हो गए, है ना। और फिर उसके बाद इंडियन ओशन तो आप सभी जानते हैं कि क्या इंडियन ओशन कहाँ पर है, सदर्न ओशन जो साउथ में है, और आर्कटिक ओशन। ठीक है, तो ये 5 मेजर है। और इसको याद करने की ट्रिक है पैसा, आप सबने ज्यादातर सुनी होगी इस ट्रिक को। पैसा में पहला होता है पैसिफिक, दूसरा होता है अटलांटिक, आई से इंडियन, एस से सदर्न, और ए से होता है अंटार्कटिका। 2 बार ए आया है, कंफ्यूज नहीं होना। पहले वाला ए होता है अटलांटिक और दूसरा वाला ए होता है आर्कटिक। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्रम है बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर। ठीक है, या प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा कौन सा है, तो आर्कटिक सागर, आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो ये आप भूलेंगे नहीं, मैं उम्मीद कर रही हूँ आप याद रखेंगे सीक्वेंस को। तो चलिए एक एक करके इन 5 समुद्र को, इन महासागरों को देख लेते हैं। सबसे पहला पैसिफिक, पैसिफिक जिसे कहते हैं प्रशांत महासागर, ये धरती का सबसे बड़ा महासागर है, हमने पढ़ ही लिया। धरती के 1/3 हिस्से में फैला हुआ है, यानी अगर मैं इसे धरती मान लेती हूँ और इसके मैं 3 टुकड़े करती हूँ, तो यानी एक हिस्सा सिर्फ प्रशांत महासागर है, यानी पैसिफिक ओशन है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कितना बड़ा है। भारत धरती के 1/3 भाग पर प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन का ही राज है। ठीक है, चलिए मैरियाना ट्रेंच आप सभी ने सुना होगा, ये धरती का सबसे गहरा हिस्सा है। क्या है मैरियाना ट्रेंच, सबसे गहरा हिस्सा। और ये कहाँ मिलती है, ये भी पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, कितनी इसकी गहराई है वो आप मुझे बताइएगा। इसकी गहराई आपको ढूंढ कर मुझे बतानी है, क्योंकि जब आप ढूंढेंगे इसके बारे में तो 2 बातें और सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए ये मेरा मकसद है। पैसिफिक ओशन जो है ये एक तरीके से सर्कुलर है, यानी गोलाई में है, गोलाकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, ये किस किस के चारों तरफ है, एशिया, इसके चारों तरफ कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, तो एशिया आता है, अफ्रीका आता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका भी दिखा देती हूँ। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं इसको भी। ये देखिए, ये है पैसिफिक ओशन। अगर आप देखेंगे तो लगभग गोलाकार है ना। पैसिफिक ओशन की शेप कैसी है, लगभग गोलाकार है। एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर को घेरे हुए। एशिया, जहां अपना प्यारा भारत भी है, लेकिन अपने प्यारे भारत को प्रशांत महासागर से कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट की बात कर रही हूँ। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ठीक है, तो समझ गए ना आप, प्रशांत महासागर धरती पर सबसे बड़ा महासागर है, 1/3 भाग में ये फैला हुआ है, और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इसको घेरे हुए। चलिए आगे चलते हैं, अगले पे चलते हैं। अगला कौन सा है, अगला है अटलांटिक ओशन। ठीक है, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन को क्या बोलते हैं मैं एक बार आपके लिए चेक कर लेती हूँ, है ना, ताकि आपको कोई समझने में दिक्कत ना हो। अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अटलांटिक ओशन को हिंदी में क्या कहते हैं। अगर आप जानते हैं तो बताइए क्या कहते हैं, नहीं तो मैंने इतनी देर में आपके लिए देख ही लिया है, इसको अटलांटिक महासागर ही कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई और नाम है मैं इसे मिस कर रही हूँ तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, इंडियन ओशन को हिंद महासागर कहा जाता है, तो अटलांटिक अटलांटिक ही है। मैंने इसको चेक करा अभी फोन में गूगल को खोल करके। ठीक है, तो हम अटलांटिक के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं। सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है ना, हमने पढ़ा था, पैसा हमने पढ़ा था ना, प्रशांत, अटलांटिक, इंडियन या हिंद महासागर, एस से सदर्न और ए से फिर आर्कटिक। तो पहला हमने पैसिफिक पढ़ लिया है, प्रशांत पढ़ लिया है, ए पर आ गए हम अटलांटिक ओशन पर। ठीक है, इसकी शेप कैसी है, एस शेप। तो ये इंग्लिश का अल्फाबेट जो एस होता है
इसकी शेप में एक बार चेक कर लेते हैं इसकी शेप को। ये देखिए, ये देखिए, क्या ये एस शेप नहीं है? एस शेप है ना ये। इंग्लिश का जो अल्फाबेट होता है एस, एस से जिसे आप स्नेक बोलते हैं या फिर साउथ बोलते हैं, तो देख लीजिएगा कुछ इसकी शेप भी एस जैसी है। ठीक है, अब चलिए मैंने खोल ही लिया है तो जरा देख लेते हैं कि इसके आसपास कौन से मेजर जो कॉन्टिनेंट है वो कौन कौन से प्रेजेंट है। तो देख लीजिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के एक तरफ पैसिफिक है और दूसरी तरफ अटलांटिक है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो नीचे इसके आपका सदर्न ओशन है और इसकी बात करूं तो ऊपर आर्कटिक ओशन है। तो जब मैंने इनको पढ़ाया था, इन कॉन्टिनेंट्स को पढ़ाया था, महाद्वीपों को जब मैंने पढ़ाया था, तो मैंने ये भी बताया था कि समुद्र किस कौन सा महासागर किस महाद्वीप के साथ है। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो पुराना वीडियो जरूर देख लीजिए। ये सब चीजें बहुत बेसिक कंसेप्ट है, आगे ये नहीं पढ़ाए जाएंगे। जब हम स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ेंगे तो इनको यही क्लियर करके चलिए। और कोई क्वेश्चन आपका रहता है तो कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। हिंदी इंग्लिश का अगर प्रॉब्लम रहता है तो आगे से अब जो भी मैं क्लासेस लेकर आने वाली हूँ, मैं यही आपको बता देती हूँ, बाइलिंगुअल रहेंगी। बोलने में मेरी अभी भी बाइलिंगुअल ही है, लेकिन रिटर्न जितने नोट्स होते हैं वो सब भी बाइलिंगुअल रहेंगे, ताकि आप आसानी से उसको समझ सके। चलिए बिना देरी करे आगे चलते हैं। एस शेप है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका इसके चारों तरफ इसको घेरे हुए हैं। ठीक है, चलिए इसकी कोई और इम्पोर्टेंट अपडेट से न्यूज है वो देख लेते हैं। ये हमने पढ़ ही लिया। कोस्ट लाइन जो है अटलांटिक ओशन की वो बहुत इंडेंटेड है। देखिए ये इमेज ना गलती से लग गई थी पैसिफिक में, मैं सोचने लगी थी कि शायद कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये देखिए ये होती है इंडेंटेड। इंडेंटेड का मतलब आप देखेंगे टूटी हुई। एक होती है ऐसे प्लेन, प्लेन नहीं है, इसमें बहुत दरारें हैं, देखिए ये। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन अटलांटिक ओशन की जो कोस्ट लाइन है, इसका जो तटीय क्षेत्र है वो इंडेंटेड है। ठीक है, इस तरीके से वो आपस में एक मतलब बहुत ज्यादा बहुत टूटा हुआ है, कटा हुआ है। देखिए बहुत कटी फटी सी लाइन है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इंडेंटेड कोस्ट लाइन। ये डबलिन वाला एरिया है। ठीक है, तो ये किस में है? पैसिफिक ओशन में नहीं है, ये इंडेंटेड लाइन होती है अटलांटिक ओशन में। ठीक है, कहाँ होती है ये? अटलांटिक महासागर में होती है। चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, इरेगुलर है ना, मतलब एकसार नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये लाइन चलती चली आ रही है, क्या है यहाँ पर है, फिर एकदम अंदर चली गई, फिर बाहर आ गई। तो इस तरीके की टूटी फूटी कटी फटी लाइन है, इंडेंटेड लाइन है। इसकी वजह से क्या होते हैं? नेचुरल हार्बर्स बनते हैं, नेचुरल पोर्ट्स बनते हैं, बंदरगाह बनते हैं, नेचुरल बंदरगाह, यानी इंसान ने बनाए नहीं है, खुद ही से बंदरगाह बन जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, किस वजह से होते हैं बंदरगाह इसमें नेचुरल? क्योंकि इसकी जो कोस्ट लाइन है वो रेगुलर नहीं है और बहुत ज्यादा इंडेंटेड, यानी कि मुड़ी हुई लाइन है, अंदर की तरफ कई जगह मुड़ रही है। तो अब देखिए इससे क्या होगा, अगर ये लाइन ऐसे 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 हो रही है तो आप सोचिए कि ये प्रॉपर जगह देगा आपको, यहाँ पर हार्बर्स अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा बिजी ओशन अगर कोई पूछ लेता है तो याद रखिएगा अटलांटिक ओशन है। और वो क्यों है? अटलांटिक महासागर सबसे बिजी रहने वाला, बिजी इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि पानी ऊपर नीचे कर रहा है, फेंक रहा है, इधर आ रहा है, नहीं, वो बिजी इसलिए है क्योंकि वहां सबसे ज्यादा पोर्ट्स बने हुए हैं, क्योंकि उसकी जो कोस्ट लाइन है, उसका जो तटीय क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा इरेगुलर है, इंडेंटेड है। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर नेचुरल प्राकृतिक रूप से बहुत अच्छे बंदरगाह बने हुए हैं। और इसी वजह से जब बंदरगाह अच्छे होंगे तो शिप भी बहुत आएंगे, जब शिप आएंगे तो बिजनेस अच्छा होगा, बिजनेस अच्छा होगा तो जो समुद्र है वो बिजी रहेगा। ठीक है, और ये हमने पढ़ ही लिया था, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका इसको घेरे हुए हैं। तो ठीक है, तो इन सारे जो हमारे महाद्वीप हैं उनकी कोस्ट लाइंस जो अटलांटिक की तरफ है वो बहुत ज्यादा इंडेंटेड और इरेगुलर है, इसलिए वहां पर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है। ये पॉइंट था समझाने के लिए, जरूर समझ गए होंगे आप। एस शेप मैंने दिखाई दी है। ये इंडियन ओशन में शायद गलती से ये स्लाइड डल गई है। ठीक है, चलिए ये स्लाइड, हाँ, अगर मैं इंडियन ओशन की बात करूं, ये है हमारा इंडियन ओशन, ये है हमारा प्यारा भारत, ये इक्वेटर जा रहा है। ठीक है, तो हाँ इंडिया, यानी कि यहाँ पर क्या है? एशिया है, इंडिया है,
अकेला ऐसा ये महाद्वीप है, महासागर है जो किसी देश के नाम पर है, और हम सभी को बहुत प्राउड फील होना चाहिए कि हमारे प्यारे भारत के नाम पर इसका नाम हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर, है ना। चलिए, तो एक बड़ी ही प्राउड फील करने वाली ये बात है। इधर आपका बाबल मंडेव यानी आपका अफ्रीका का पार्ट आ गया, और इधर आपका ये तो सब एशिया ही, ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट आ गया। यहाँ है बीच में हिंद महासागर। इसकी कोई स्पेसिफिक शेप तो मुझे नहीं नजर आ रही, आपको आ रही हो तो आप बताइए, ठीक है। फिर उसके बाद ये सिर्फ यहाँ तक है, इसके नीचे आपका शुरू हो जाता है सदर्न ओशन यानी दक्षिण महासागर, दक्षिणी महासागर, ठीक है। चलिए, तो आगे चलते देखते हैं। स्लाइड गड़बड़ कुछ तो हुई थी, चलिए उसमें नहीं हुई, इसमें मेजर यही था जो था मैंने आपको दिखा दिया, समझा दिया, है ना। अब सदर्न ओशन या फिर दक्षिणी महासागर की अगर बात करूं तो ये एंटार्क्टिका को घेरे हुए है और साउथ लैटिट्यूड से 90 डिग्री साउथ में है, ठीक है। कहाँ है? साउथ में 60 डिग्री। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसको, ये देखिए, इसका मैंने ऐसा व्यू लिया है, ऐसा एक इमेज मैंने गूगल से लिया है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए अब क्या है कि हम तो अगर मैं इसको यहाँ गोला बना दूंगी तो आप कहेंगे साउथ पोल इसके आसपास है ये, लेकिन अगर हम कायदे में देखें तो धरती तो हमारी गोल है ना। तो एंटार्क्टिका कहाँ है? ये रहा, एंटार्क्टिका साउथ पोल पर आता है, आप सभी को पता है साउथ पोल का सेंटर है। इसके चारों तरफ जो समुद्र है ये है सदर्न ओशन या फिर दक्षिण महासागर, ठीक है। इसके अगर मैं नीचे की तरफ देखूं, नीचे यानी इससे पहले अटलांटिक ओशन है, ये हिंद महासागर का इलाका है, ये आपका प्रशांत महासागर का इलाका है। बहुत अच्छा इमेज है समझने के लिए, है ना। तो इसी से आप इसको, इसका आइडिया आप लोकेशन का लगा सकते हैं। चलिए आर्कटिक ओशन की बात करती हूँ, तो ये आर्कटिक सर्किल में तो आसान है, आर्कटिक सर्किल का है, नॉर्थ पोल के चारों तरफ है। पैसिफिक ओशन से जुड़ा हुआ है ये किससे? बेरिंग स्ट्रेट से। तो पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन को या फिर आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को क्या जोड़ रहा है? तो याद रखिएगा बेरिंग स्ट्रेट जोड़ रही है। क्या जोड़ रही है? बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया का जो नॉर्दर्न कोस्ट है यानी जो उत्तरी तट है इनके, वो इसके चारों तरफ है। आइए इसका भी इमेज देख लेते हैं, आपको याद रह जाएगा। तो इसका ये इमेज है, ये आर्कटिक ओशन है, अगर देखेंगे ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये रशिया वाला हिस्सा हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, ये यूरोप हो गया, और ये है हमारा आर्कटिक ओशन, ये है हमारा क्या? नॉर्थ पोल, ठीक है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से महासागर सब समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप मुझसे अभी भी पूछ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं। हाइड्रोस्फीयर मैंने अच्छे से पढ़ा दिए, महासागर मैंने यहाँ आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। आप इन सारे महासागरों को एक बारी अपने तरफ से अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए। कोई आपके क्वेश्चन रहते तो छोड़ दीजिए, मैं एक क्लास और लूंगी जहाँ एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर को कवर करा के, और साथ में इसकी हम जो आपकी जितनी भी इससे संबंधित एक्सरसाइजेस हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, उन सबको हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, पुराने वीडियोस भी आप चेक कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बाइलिंगुअल लैंग्वेज का प्रॉब्लम है बोर्ड पर, तो वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा अगले चैप्टर से, यानी जब हम प्यारे भारत के बारे में पढ़ेंगे तब से मैं आपका जो भी स्लाइड्स बनेंगी वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगी, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लाइकिंग द चैनल, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू share the link of this video. Thank you so much.